हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास डिबेंचर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास देख लिया था डिबेंचर्स क्या हैं, डिबेंचर्स के फीचर्स, कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। हमने देख लिया था पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिर हमने डिबेंचर्स की इशू की एंट्री हमने डिस्कस कर ली थी और 6 केसेस में कर लिए थे अपने पास। और लास्ट हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट हमने अपने पास लिख लिया था और डिस्कस नहीं किया था इसको बस। चलो जी, आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स, क्योंकि एक लोन है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो इंटरेस्ट उनके लिए एक एक्सपेंस है। अब क्योंकि एक इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, और जिनको पे करना है वो है डिबेंचर होल्डर्स, तो कंपनी उनकी तरफ लायबिलिटी बुक कर देगी। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए एक एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, डिबेंचर होल्डर को पे करना है तो उनको अपनी तरफ लायबिलिटी बुक कर ली, इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया। फिर जब ये इंटरेस्ट हम पे कर देंगे तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर को पे किया तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, आसान है, लायबिलिटी हमने बनाई और लायबिलिटी को यहाँ पे हमने पे कर दिया। अब ये एंट्री डिपेंड करती है कितनी बार होगी ऑन द टाइम पीरियड विद वेदर कंपनी वांट्स टू पे इंटरेस्ट। अगर कंपनी 3-3 महीने के गैप में पे करना चाहती है तो ये एंट्री साल में 4 बार होगी, क्योंकि क्वार्टरली पे करी और एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो ये एंट्री फिर 4 बार होगी। अगर हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो ये एंट्री 2 बार होगी, और अगर एनुअली पे कर रहे हैं तो साल में सिर्फ 1 बार होगी। ठीक है, अब ये बहुत इजी सी एंट्री है। अब कभी कभी सवाल में क्या कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली ये क्या है? सरकार कंपनी से कह रही है कि आप जो डिबेंचर होल्डर को टैक्स इंटरेस्ट पे करोगे उसके ऊपर उसकी इनकम बन रही है, आप उस इनकम पे कुछ परसेंटेज टैक्स मुझे पहले दे दो। लोग क्या करते हैं, इंडिया में टैक्स बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और टैक्स फाइल नहीं करते हैं या घपला कर लेते हैं टैक्स का। तो सरकार ने क्या कहा, मैं घपला करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वहीं पर टैक्स लगा दूंगी जहां से तुम्हें इनकम आ रही है। तब क्या कर लोगे? तो जो इनकम डिबेंचर होल्डर को मिलनी है इंटरेस्ट की, उस पर सरकार टैक्स कटवा लेती है। अब वो वेरी करेगा सवाल में कितना टैक्स, 5%, 10%, 15%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलना है, तो गवर्नमेंट क्या करिए, उस पर 10% मुझे दे दो। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए तो 1 लाख का एक्सपेंस है, बट सरकार ने क्या बोला, इस 1 लाख में से 10% मेरे पास जमा करा दो और बाकी का उनको दे देना। तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलने वाला है? 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। वो किसको जाएगा? टीडीएस मतलब सरकार को जाएगा। तो सरकार अपनी तरफ 10,000 लखवा देगी, तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 90,000। ठीक है, और फिर कंपनी क्या करेगी, ये 90,000 डिबेंचर होल्डर को पे कर देगी और 10,000 सरकार को जमा करा देगी। तो टीडीएस पेबल टू बैंक। ये वाला पैसा डिबेंचर होल्डर को जा रहा है और ये वाला पैसा गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम चीज है। अगर क्वार्टरली पे कर रहे हैं इंटरेस्ट तो 4 बार होगा ये एंट्री, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो 2 बार, और अगर एनुअली पे कर रहे हैं तो 1 बार होगा। जैसे भी पे हो रहा हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल के आखिर में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलो अब हम अपने पास सवाल करते हैं। तो सब लोग एग्जाम्पल नोट करो, एक लिखो। ए लिमिटेड इशूड A Limited issued 1,000 debentures of rupees 100 each at par. ROI, rate of interest, is 12% per annum
पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th June and 31st December every year. TDS is deducted at the rate 10%. Journalize for the year ended. Journalize for the year ended 31st December 22. ठीक है, तो सवाल देखो क्या कह रहा है। ए लिमिटेड 1000 डिबेंचर्स इशू करे 100 रुपए के, यानी कि कितने डिबेंचर्स, कितने अमाउंट के डिबेंचर्स हो गए, अमाउंट भी कितने हो गया 1 लाख। 1 लाख के डिबेंचर्स हो गए। ब्याज कितना है इन पे 12% का है, और ये पेबल है 12%। कैसे, हाफ ईयरली, 6 महीने पे होगा। और कब कब 30 जून और 31 दिसंबर पे। टीडीएस इस पे डिडक्ट हो रहा है 10% का। ध्यान रखना टीडीएस के सामने कभी भी पर एनम नहीं लिखा होता। टीडीएस हमेशा परसेंटेज में लिखा होता है, एवरेज में कभी भी पर एनम नहीं होगा। पर एनम हमेशा इंटरेस्ट के अंदर हो सकता है, इसके अंदर नहीं होने वाला। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ईयर एंड हो रहा है देखो 31 दिसंबर पे, मार्च में नहीं हो रहा। ठीक, तो इसमें अगर टाइमलाइन बनाऊं मैं तो हमारा साल शुरू हो रहा होगा 1 जनवरी 2022 पे, खत्म हो रहा होगा 31 दिसंबर 2022 पे। अब यहाँ पे फेस वैल्यू है 1 लाख और डिबेंचर्स इशू करें जिन पे ब्याज की दर है 12% पर एनम, और ब्याज पे होगा 2 तारीख पे, एक 30 जून पे इंटरेस्ट और एक 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट। तो 30 जून पे 12% पे होगा फॉर 6 मंथ्स, यानी कि इफेक्टिवली 6% पे होगा, और बचा हुआ 6% यहाँ पे होगा। तो हमने इसी की एंट्री करनी है। आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। 30 जून 2022 तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और कुछ सरकार ले जाएगी टू टीडीएस पेबल। ठीक है, तो 1 लाख पे 12% 12 महीने के लिए हो गया 12,000, आधे साल के लिए हो गया 6,000। ठीक, अब इसमें से सरकार ने क्या बोला, मुझे कितना दे दो। टीडीएस का रेट कितना है, टीडीएस का रेट है 10%, तो 6,000 का 10% कितना 600, तो 600 सरकार की तरफ, बाकी का डिबेंचर होल्डर की तरफ। फिर डिबेंचर होल्डर को 5,400 पे कर दिए जाएंगे। तो 30 जून 2022 एंट्री डाल दो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 5400, और बचा हुआ पैसा सरकार को पे किया जाएगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर दोनों एंट्रीज में बैंक आ रहा है तो इनको कंबाइन कर दे क्या। कंबाइन मत करना, ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो रही है, ये सरकार को पेमेंट हो रही है, तो इनको अलग अलग रखना अपने पास। ठीक है, 30 जून पे एंट्री होगी, आगे 31 दिसंबर पे एंट्री होगी। तो 31 दिसंबर पे क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट की सेम होगी, यही एंट्री होगी। तो मैं इसी में ही डेट डाल रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से डाल दो। 31 दिसंबर 2022 पे फिर से ब्याज जा रहा है, तो ये एंट्री रिपीट हो जाएगी।
तो जल्दी से चिपका लो एक बार। ठीक है, अब ईयर एंड पे ये इंटरेस्ट जो हमने डेबिट किया है ये ट्रांसफर हो जाएगा P&L में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितनी बार डेबिट हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितनी बार डेबिट हुआ है? 2 बार, 6-6 हज़ार से। तो अल्टीमेटली टोटल 12,000 का ही तो ब्याज है, तो ये पूरा 12,000 का ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो एंट्री कर दो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। $12,000। ठीक है, बस इतना ही था सवाल। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखो। ऑन 1st April 2015 A Limited issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each at par. Interest is payable. Interest is payable on 30th June and 31st December each year. Books are closed on 31st March. TDS is 10%. Journalize for 2 financial years. 2 सालों के लिए हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, अब जर्नलाइज भी कौन सी? जर्नलाइज इंटरेस्ट एंट्रीज। हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। आ जाओ, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन बना रहा हूँ। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2015 पे 10,000 डिबेंचर्स 12% ब्याज पे इशू करे, 100 रुपीज़ के हैं एट पार। इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो 30 जून 31 दिसंबर पे होगा। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च पे। तो 1 अप्रैल 2015 पे इशू किया तो बुक्स क्लोज हो रही होंगी 31 मार्च 2016 पे, और अगले साल की 31 मार्च 2017 पे। करेक्ट। तो 1 अप्रैल 2015 में 10,000 डिबेंचर 100 रुपये की इशू करे, यानी कि फेस वैल्यू हो गई 10 लाख। ठीक, और इंटरेस्ट कब दे रहे हैं? 30 जून 31 दिसंबर। तो 30 जून का यहाँ पे आएगी, 3 महीने बाद ही आ जाएगी ना अप्रैल के। तो एक तो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे करना है 12%, और एक 31 दिसंबर यहाँ पे होगा इंटरेस्ट।
ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा तो साथ साथ टीडीएस भी आएगा। नेक्स्ट ईयर फिर यहां पे ब्याज पे होगा 30 जून पे और 31 दिसंबर पे ब्याज लगेगा, इस पे भी 12%, इस पे भी 12% और टीडीएस कटेगा इनके ऊपर भी। ठीक है, इस चीज में कोई डाउट है, कोई चीज पूछो तो बताओ। साल मैंने डाल दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, इंटरेस्ट की डेट्स ये हैं। अब सवाल में जो इंटरेस्ट की डेट्स दिए तुम्हें उसी पे काम करना पड़ेगा। ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीने का ही ब्याज पे हो रहा है। सवाल ने जो बोला है करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है, आओ तो हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। आ जाओ शुरू करते हैं। 30 जून 2015। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 महीने ही है, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट उनको पे किया जाएगा। आओ एंट्री करें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। ठीक है, अब 10 लाख के डिबेंचर से 10 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, वैसे ये अमाउंट ऊपर आएगा, मैंने यहां लिख दिया, ये अमाउंट इसके साथ आएगा। देखना 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000, 1,20,000 3 महीने के लिए हो गया 30,000 आ रहा है। अब इस 30,000 में से सरकार कितना मांग लेगी? सरकार के मुझे कितना दो 10%, यानी कि 3,000 सरकार ले जाएगी, तो बाकी बच गया 27,000 जो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। अब ये पेमेंट कर दो, तो एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 27,000 और टीडीएस भी पे कर दो, टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक 3,000। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। 30 जून तक का काम हमने कर दिया, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो हमारे पास आई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट पे करना है फिर से। अब 30 जून से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? 30 जून से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? नालायकों, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का ब्याज पे करेंगे। आ जाओ, 31 दिसंबर 15, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। अब 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? 10 लाख का 12% 6 महीने के लिए, तो इसको निकालोगे तो यह आएगा 60,000। 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000, 1,20,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना हो गया? आधा 60 में से सरकार कितना ले जाएगी? 10%, यानी कि 6,000। बाकी का डिबेंचर होल्डर के लिए हो गया 54,000। अब सरकार को और डिबेंचर होल्डर को पे कर देते हैं। 31 दिसंबर 15, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 54,000 और टैक्स पे कर दो, टीडीएस पेएबल डेबिट
टू बैंक 6,000। ठीक है, तो वही एंट्री रिपीट करिए, बस अमाउंट चेंज हो गया। जो एंट्री हमने 30 जून पे करी वही एंट्री यहां पे करी है। आगे बढ़े। अब 31 मार्च आई। 31 मार्च पे कंपनी ब्याज पे करेगी, बताओ 31 मार्च कंपनी ब्याज पे करेगी कितने टाइम का पे करेगी या नहीं? नहीं पे करेगी सरकार, सॉरी कंपनी। क्यों? क्योंकि दो ही डेट्स हैं, 30 जून 31 दिसंबर। ठीक है, तो उनको पे नहीं करना है यहाँ पे, बट क्या 3 महीने का ब्याज ड्यू हो जाएगा, या ड्यू कह लो, ड्यू से बेटर वर्ड है अक्रू, अक्रू हो जाएगा, बट पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 महीने का ब्याज कंपनी अपने पास अक्रू करेगी, उसके ऊपर टीडीएस को भी अक्रू करेगी, बट टीडीएस सरकार को जमा कर देगी 31 मार्च पे, बट जो इंटरेस्ट बन रहा है 3 महीने का वो पे नहीं करेगी। वो पे कब करेगी? 30 जून पे जाके। ठीक है, तो आओ 31 मार्च पे एंट्री करेंगे अब हम। तो 31 मार्च 2016 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट और टू टीडीएस पेबल। 3 महीने का जो इंटरेस्ट आप अक्रू कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस काटोगे और टीडीएस सरकार को जमा कराओगे, बट जो ब्याज है वो ब्याज नहीं जमा कराओगे, डिबेंचर को नहीं दोगे, वो 30 जून पे ही पे करा जाएगा। तो 3 महीने का ब्याज हम ऊपर निकाल चुके हैं। 3 महीने का ब्याज था ये रहा 30,000, इसके ऊपर 27,000 डिबेंचर को मिलेंगे। तो 30,000 अक्रू किया, 27 उसकी तरफ लायबिलिटी बुक कर ली, 3,000 सरकार की तरफ जाएगा। अब सरकार को पे कर दो, सरकार टीडीएस नहीं छोड़ेगी अपना, वो कहेगी मेरे को टीडीएस जमा करवाओ। तो टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक, अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक नहीं होगा, वो बाद में पे होगा। ठीक है, तो अब साल का एंड आ गया, तो ईयर एंड पे हमने जितना भी इंटरेस्ट डेबिट करा है वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो एंट्री डालो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू बैंक। तो इंटरेस्ट कितना है चेक करो, हमने एक तो 30,000 डेबिट किया, 30,000 के बाद 60,000 डेबिट किया, तो 90,000 हो गया। 90,000 प्लस 30,000 1,20,000। ये बैंक गलती से लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। $1,20,000। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले साल पे। तो अब आ रही है हमारी डेट इसके बाद 30 जून। 30 जून पे कितना इंटरेस्ट अक्रू करें? 30 जून पे कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रू करें? 6 महीने की? कितने महीने की अक्रू करें 30 जून पे? 3 महीने। 3 महीने की तो पहले अक्रू कर चुके हैं हम, पिछले साल ही कर चुके हैं, तो बच रहे सिर्फ 3 महीने के ड्यू करने। तो 3 महीने के अक्रू करेंगे। पे कितने महीने के करेंगे? 6 महीने का, क्योंकि जो पिछला 3 महीने का वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। तो अभी हम 3 महीने की यहाँ कर चुके हैं, 3 महीने की और एंट्री करो, फिर पेमेंट 6 महीने की करना। तो मैं ना इसको यहाँ डाल रहा हूँ, मेरे पास बहुत नीचे जाना पड़ रहा है बार बार। तो 30 जून 2016 है क्या ये? हाँ, 30 जून 2016। तो एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अब डाल सकते हो डिबेंचर होल्डर, और टू टीडीएस पेबल।
तो वापस से वही 3 महीने का 30,000 है, जिसमें से सरकार 3,000 ले जाएगी और बाकी का 27,000 डिबेंचर होल्डर की तरफ आ जाएगा। बढ़िया। आगे 30 जून 2016, अब पेमेंट की बारी आई। तो टीडीएस कितना पे करे सरकार को? 3,000, 6,000, कितना? 3,000, क्योंकि पिछला 3,000 जो था वो पे हो चुका है। तो पहले टीडीएस की एंट्री कर देते हैं। टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक 3,000। अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगी, तो डिबेंचर होल्डर्स की एक पेमेंट तो इस नाम से डाल रखी है, दूसरी पेमेंट किस नाम से डाली है हमने? अक्रूड इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर्स को 27,000 डिबेंचर होल्डर में से निकाल के पे कर दो, बाकी का हमने अक्रूड इंटरेस्ट में डाल रखा है, उसमें से निकाल दो। अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 27,000 और टू बैंक 54,000। किसको ये नहीं आया समझ पूछो। ये वाला डिबेंचर होल्डर जो हमने यहां क्रेडिट किया है ये इधर आ गया, और जो यहां पे अक्रूड इंटरेस्ट डाला था हमने, ये भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, बट हमने अभी इसको ड्यू नहीं किया था, वो इस नाम से डाल दिया। अब इसको पे कर देंगे तो ये डेबिट हो जाएगी और टू बैंक। ठीक, चलो जी 30 जून की एंट्री होगी। अब आते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2016 है, तो 31 दिसंबर 2016 पे वही एंट्री जो 31 दिसंबर 2015 पे हुई थी, तो यही वाली 3 एंट्रीज कॉपी कर लो, बस डेट डाल देना इसको 16। अमाउंट्स में कोई फर्क ही नहीं आएगा, तो जल्दी से इन तीनों को कॉपी कर लो। डेट डाल देना 31 दिसंबर 16। जो 31 मार्च वाला है 31 मार्च पे हो गया, तो क्वेश्चन में बोला है कि वो रूल है? रूल है, लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। टीडीएस सरकार कहती है कि आपने इनकम ड्यू कर लियो या पे कर दियो, जो भी विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस काटना हो, जमा कराना है। ड्यू कर लिया हो या पे कर दिया हो, जो भी विच एवर इज अर्लियर। कर लिया? बातें बाद में कर लेना, तो तू उसको करने दे फिर। कर ली तीनों एंट्रीज। नेक्स्ट 31 दिसंबर पे हमने ये कर दिया। अब आते हैं इस वाले की। क्या 3 महीने यहां पे इंटरेस्ट पे होगा? नहीं, यहां पे 3 महीने का सिर्फ अक्रू होगा और पेमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की। तो ये कुछ ऐसा पहले भी करके आए हम, 31 मार्च 16 पे भी करके आए यही चीज कि 3 महीने का अक्रू किया, टैक्स पे करा। तो जो 31 मार्च 16 पे एंट्री करी वही एंट्री यहां पे भी कर दो। यानी कि ये जो 2 ब्लू वाली एंट्रीज हैं इनको 31 मार्च 16 के नाम से 17 के नाम से एंट्री कर दो, रिपीट। ब्लू वाली एंट्रीज रिपीट कर दो। कर लिया? और आखिरी में हमने 31 मार्च 17 पे ईयर एंड हो रहा है हमारा, तो ईयर एंड होने पे जितना भी इंटरेस्ट है ट्रांसफर कर देंगे हम P&L में। तो चेक करो 30 जून पे हमने कितने महीने का ब्याज पे किया? 6 महीने का पे किया। 31 दिसंबर कितने महीने का पे किया? कितने महीने का पे किया? नहीं पे किया 31 दिसंबर पे। बहुत बढ़िया। 31 दिसंबर पे कितने महीने का ब्याज पे किया? 6।
और यहाँ पे कितने महीने का ड्यू किया? 3। तो टोटल कितने हो गए? 6 6 12 और 3 15। तो 15 महीने का इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? P&L में। बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल देंगे। बहुत बढ़िया। एक की नींद खुली। ये जो 6 महीने हैं जो 30 जून पे हैं, इसमें से 3 महीने तो पिछला वाला था, और ये जो 3 महीने का ब्याज था इसको तुम 31 मार्च 16 में डाल चुके हो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। चेक करो, ये जो 1,20,000 ट्रांसफर किया था तुमने पिछले साल, 1,20,000 कैसे निकला था? 31 मार्च 16 का 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ बना था। तो यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है कि 6 महीने का पे करा है, बट एक्चुअली में 3 महीने का पिछले साल P&L में जा चुका है। तो इस साल कितना जाएगा उसमें से? सिर्फ 3 महीने का। तो कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 3 12, यानी कि 12 महीने का इंटरेस्ट। तो फिर वही 12 महीने का इंटरेस्ट एज इट इज सेम 1,20,000 आएगा। तो बस यही एंट्री अब 31 मार्च 17 पे कर दो। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,20,000। ठीक है। लास्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो लिखो, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स is written off from, अब नीचे चल लो पॉइंट नंबर ए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पॉइंट नंबर बी सरप्लस, दैट इज मतलब आई डॉट ई डॉट, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बात शायद मैंने पिछली क्लास से भी लिखवाई हुई थी कि डिस्काउंट और लॉस इसी से राइट ऑफ होगा। देख लो, मिल जाएगा। शायद नहीं लिखवाया, बता दिया था मैंने। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इन्हीं दोनों में से राइट ऑफ होगा। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस के अंदर जो बैलेंस बच रहा है। जनरल रिजर्व से भी नहीं राइट ऑफ होगा, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं होगा, सिक्योरिटी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से नहीं होगा, कहीं और से नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों जगह से राइट ऑफ हो सकता है, कहीं और से नहीं। ठीक है, अब डालो नीचे अपने पास केस 1। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन लमसम, if debentures are redeemed in lump sum, लिखो, in this case discount or loss on issue, in this case discount or loss on issue will be written off equally over the life of debenture, over the life of debenture।
नीचे की एग्जांपल लिखो, ए लिमिटेड इशूड 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 each at 5% discount. These debentures are redeemable after 5 years in lump sum. What should be the treatment of discount on issue? ठीक है। अच्छा, याद करो डिस्काउंट ऑन इशू कब आता है, हम ये वर्ड डिस्काउंट ऑन इशू कब लिखते हैं, जर्नल एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू कब लिखते हैं, जब डिबेंचर्स सस्ते रेट पे देते हैं। लॉस ऑन इशू कब लिखते हैं, जब रिडीम करेंगे एट अ लॉस या रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम। पिछली क्लास में जर्नल एंट्रीज करी थी तो डिस्काउंट ऑन इशू हमने तब यूज किया था जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एट अ डिस्काउंट, और लॉस ऑन इशू कब यूज करते हैं, जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम, रिडीम होने पे ज्यादा पे कर रहे हैं। तो चाहे डिस्काउंट ऑन इशू हो चाहे लॉस ऑन इशू हो, इसको हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस में से यूज करना है। अब कैसे राइट ऑफ करना है, तो कैसे, हर साल कितना कितना, तो अगर डिबेंचर्स लमसम में रिडीम हो रहा है, लमसम समझते हैं, सारा पैसा एक के साथ वापस किया जाएगा, कुछ भी टुकड़ों में नहीं। अगर आज पैसा लिया है तो ये पैसा 5 साल बाद 10 साल बाद एक साथ रिपेमेंट होगी, बीच के सालों में कुछ भी कंपनी वापस नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जितना भी डिस्काउंट ऑन इशू है या लॉस ऑन इशू है उसको टोटल करो और डिवाइड कर दो लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स की। कितने साल के डिबेंचर्स हैं, 5 साल के हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, 10 साल के हैं 10 साल से डिवाइड कर दो, और जितना भी अमाउंट आएगा वो हर साल राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस सवाल में हमने 1000 डिबेंचर्स इशू करे 1000 रुपए के, तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1000 डिबेंचर्स 1000 रुपए के हैं तो फेस वैल्यू कितनी होगी डिबेंचर्स की, 10 लाख। 1000 डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, 10 लाख। उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट दिया है 5%। 5% किसका लूं, 10 लाख का 5%, देखना कितना आ रहा है, 50,000। अब सवाल ने बोला है ये पैसा कब रिडीम होगा, 5 साल बाद, वो भी लमसम में इकट्ठा पे किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50,000 को डिवाइड कर देंगे डिबेंचर्स की लाइफ से, तो डिबेंचर की लाइफ है 5, तो कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000। तो हम हर साल 10,000 राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो लिख दो लॉस टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, लॉस टू बी रिटर्न ऑफ every year is equal to 50,000 divided by 5 is equal to 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा केस 1 हो गया, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन लंप सम। अब डालो अपने पास केस 2, इफ डिबेंचर्स आर
redeemed in installments. If debentures are redeemed in installments. लिखो इसके नीचे in this case sum of digits method, in this case sum of digits method has to be followed, sum of digits method has to be followed to write off discount or loss on issue. तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखो सेम एज अबव, जो ऊपर अभी एग्जाम्पल लिया था ना वही ले रहे हैं, सेम एज अबव बट अज्यूम that 1/5 of the debentures are redeemed every year for 5 years. ठीक है, तो अगला सिचुएशन है, अगर हम डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं, टुकड़ों में, तो सवाल क्या कह रहा है, वही वाला सवाल ऊपर वाला जहां पे अभी 5 साल में रिडीम कर रहे थे एक साथ, अब हम क्या कर रहे हैं 1/5 एवरी ईयर रिडीम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको टाइमलाइन में डालूं, टाइमलाइन बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, तो सवाल ने क्या बोला, यहां पे 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, डिस्काउंट है इन पे 50,000, ये अभी अभी हमने निकाल लिया था। अब सवाल ने क्या बोला, हर साल हम 1/5 रिडीम कर रहे हैं, तो 10 लाख का 1/5 कितना हुआ, 10 लाख का 1/5 20,000 2 लाख, तो हम हर साल 2 लाख रिडीम कर रहे हैं। तो अगर यहां से देखो, हर साल अगर 2 लाख रिडीम करोगे तो 5 साल में 10 लाख रिडीम हो गए। बढ़िया, तो अब मुझे देख के बताना ध्यान से, यहां पे 10 लाख थे और आखिरी में 2 लाख रिडीम कर दिए, तो इस पूरे साल कितने डिबेंचर चले। हाँ भाई, उधर ये क्लास, उधर चली जा। 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, ईयर एंड पे 2 लाख रिडीम करे, पूरे साल कितने डिबेंचर चले 10 लाख। फिर यहां 10 लाख में से 2 लाख चुका दिए तो बचे 8 लाख, 2 लाख हमने यहां चुका दिए, इस पूरे साल कितने चले 8 लाख। फिर यहां पे 2 लाख चुका दिए तो बचे 6 लाख, फिर यहां 2 लाख चुकाए तो यहां कितने चले 6 लाख, फिर 2 लाख चुका दिए तो बचे 4 लाख, फिर यहाँ 2 लाख चुकाए तो इस पूरे कितने चले 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख चुकाए बचे 2 लाख, और 2 लाख यहाँ रिडीम करे तो इस पूरे साल चले 2 लाख। करेक्ट। तो सवाल कहता है, मतलब ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करोगे तो ये जो डिस्काउंट हमने निकाला था ना 50,000, ये 50,000 हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे इस रेशियो में 10:8:6:4:2, मतलब जितना भी फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग चला है पूरे साल में उस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो ये रेशियो क्या बना 10:8:6:4:2। ये फर्दर सॉल्व हो सकती है और इजी हो सकती है, क्या हो सकती है 5:4:3:2:1। ठीक है, तो ये जो 5:4:3:1 है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सम ऑफ डिजिट्स ही है। हमने चैप्टर पढ़ा अपने पास एक डेप्रिसिएशन,
उसके अंदर एक मेथड पढ़ा था सम ऑफ डिजिट्स मेथड। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में हमने क्या सीखा था कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं जितनी भी लाइफ है असेट की उस रेशियो में। अगर असेट की लाइफ है 5 साल तो डेप्रिसिएशन लगेगा किस रेशियो में, 5 4 3 2 1। 10 साल लाइफ है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी तो डिबेंचर्स की लाइफ 5 ईयर्स है, तो किस रेशियो में राइट ऑफ हो रहा है, 5 4 3 2 1, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स मेथड। करेक्ट। तो हम 50,000 को हर साल इस रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो ईयर 1 और अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो क्या करेंगे हम, 50,000 डिबेंचर डिस्काउंट है, उसको राइट ऑफ करो किस में, 5/15। फिर ईयर 2 पे 50,000 इंटू 4/15। ईयर 3 पे 50,000 इंटू 3/15। 4 पे 50,000 इंटू 2/15 और लास्ट 50,000 इंटू 1/15। कितना आया, आप निकाला किसी ने? पहले वाला कितना आ रहा है, तो 16,667 हो गया। अगला शायद 13,333 आ रहा होगा। फिर 10,000, फिर 6,667 और 3,333। ठीक है, यही आएगा, चेक कर लिया मैंने। 1,667, फिर 13,333, फिर 10,000। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर खत्म। यही था इस चैप्टर के अंदर, और कुछ था ही नहीं। इनकी एंट्री पूछी जाएगी, अगर इनकी एंट्री लिखनी है तो एंट्री लिख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट राइट ऑफ करने की, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ रहा है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू और टू डिस्काउंट ऑन इशू। एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट बदल जाएगा बस, और क्या। ये इसकी राइट ऑफ करने की एंट्री रहेगी। ठीक है, तो यहां से चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।